जिन लोगों को मंत्री बनाया जा रहा है वो न तो इस काबिल हैं कि उनको मंत्री बनाया जाए। जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसमें एक ऐसे अनहेल्दी आदमी को आपने मिनिस्टर बना दिया है। निश्चित रूप से आप उनको किसी भी मीटिंग में देखिए, 5 मिनट से ज़्यादा स्थिर कहाँ बैठ पाते हैं। तो जिस व्यक्ति को शिक्षा का मंत्री बनाया गया है वो परले दर्जे का धोखेबाज और सजा याफ्ता व्यक्ति है। लोगों को चुन चुन कर इस तरह रखा गया है कि सब कोई पूरी तरह से केंद्र पर डिपेंडेंट हो। जब ये गृह मंत्रालय में थे तो क्या कानून व्यवस्था को इन्होंने चाक चौबंद कर दिया था? तो मुख्यमंत्री होकर वो क्या करेंगे? और बिहार की जनता अच्छी तरह जानती है। यहाँ हमारी हार के सबसे प्रमुख कारण हैं लोगों के अकाउंट में 10-10 हज़ार रुपये डायरेक्ट ट्रांसफ़र करना। इस तरह विरोध करें कि सरकार का चलना मुश्किल हो जाए और यहाँ पे जल्द से जल्द सरकार बाध्य हो जाए कि फिर से चुनाव करवाए जाए। नमस्कार, लाइव सीरीज देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। इसके बाद तमाम मंत्री जो हैं अपने अपने विभागों में पदभार ग्रहण भी कर चुके हैं, लेकिन बिहार में चर्चाओं का बाजार फिर से गर्म हो चुका है। अभी हमारे साथ बातचीत के लिए जो बिहार के जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष हैं मनोज भारती जी, वो मौजूद है। देखिए, बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है, कैसे देख रहे हैं आप तमाम मंत्रियों को, कैसे देख रहे हैं? बिहार में जो मंत्रिमंडल बना है वो एक बहुत साफ छवि दिखा रहा है कि ये केंद्र के इशारे पर सारा काम किया जा रहा है। जिन लोगों को मंत्री बनाया जा रहा है वो न तो इस काबिल हैं कि उनको मंत्री बनाया जाए और न ही उनमें किसी तरह की जीनियस या स्पार्क दिखाई देता है कि वो बिहार को बदलने के लिए कुछ कर सकते हैं। बिहार में जो सदियों से क्या कहें, दशकों से, कम 3 दशक तो हो ही गए, बिहार में जो क्रोनिक समस्या है पलायन का, शिक्षा का, उस पर कोई ध्यान देने के बजाय अगर आप इस मंत्रिमंडल को एनालाइज करें तो जिस व्यक्ति को शिक्षा का मंत्री बनाया गया है वो परले दर्जे का धोखेबाज और सजा याफ्ता व्यक्ति है। तरह तरह के केस हैं उस पर, तरह तरह के आरोपों में वो जेल तक जा चुका है। अब ऐसे व्यक्ति को शिक्षा का आप ये देते हैं, ये मंत्रालय देते हैं। जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसमें एक ऐसे अनहेल्दी आदमी को आपने मिनिस्टर बना दिया है जिसको अपना आता पता नहीं रहता है वो बिहार का और लोगों के हेल्थ का क्या, स्वास्थ्य का क्या ध्यान रखेंगे। आप निशांत कुमार को अनहेल्दी कह रहे हैं? निश्चित रूप से आप उनको किसी भी मीटिंग में देखिए, 5 मिनट से ज्यादा स्थिर कहाँ बैठ पाते हैं। कोई भी क्लिप आप देख लीजिए जो मंत्रिमंडल का, हमने तो मंत्रिमंडल का की जब घोषणा हो रही थी उस क्लिप को देखा, वो आदमी कुर्सी पर एक क्षण सीधा बैठ नहीं पा रहे थे। जब वो आदमी खुद इस हालत में है तो ये मंत्रालय किस हालत में चलाएंगे इसका तो कुछ पता नहीं चल रहा है। और जितने जितने दागी लोग थे उन सबको शुरुआत करें मुख्यमंत्री के पद से ही, तो लोगों को चुन चुन कर इस तरह रखा गया है कि सब कोई पूरी तरह से केंद्र पर डिपेंडेंट हो, हर डिसीजन के लिए, हर मूवमेंट के लिए, हर कार्य के लिए। तो दिल्ली की सरकार, ये गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की जो जोड़ी है, ये हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि बिहार को पूरी तरह से सेंटर के इशारे पर चलाने वाला राज्य बना दिया जाए। यहाँ पर से पलायन ना रुके, यहाँ पर शिक्षा का स्तर नहीं बढ़े, ये सारा कुछ एविडेंट है। इंडस्ट्री नहीं लगे, ये सब। और ये जो अभी मंत्रिमंडल बनते ही या उसके ठीक पहले जो 11 शहरों में सैटेलाइट टाउन्स बनाने की घोषणा है, आप जरा इसको फॉलो कीजिए कि ये कॉन्ट्रैक्ट किनको किनको मिल रहा है। सारे के सारे गुजराती कॉन्ट्रैक्टर्स को लाकर आप इनको बड़े बड़े करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट इनको दिलवाकर केवल सैटेलाइट टाउन बनाने के बहाने उनको यहाँ एंट्री दे रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं ना कि 25 लाख से ऊपर का जितना ठेका होगा वो बिहारियों को ही दिया जाएगा। कहने और करने में बहुत फर्क होता है।
कहने को तो ये लोग कहते हैं कि बिहार में बेरोजगारी नहीं है। बिहार में बेरोजगारी है या नहीं, बता दीजिए। ये लोग कहते हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त है। आप जनता से पूछिए कि हाँ, यहाँ कानून व्यवस्था के नाम पे कुछ है? तो इनके कहने और करने में बहुत ज्यादा का फर्क है। और ये जो कहें उनको फेस वैल्यू पे लें, ये हमारे लिए एक मूर्खतापूर्ण बात होगी। तो सच्चाई तो यही है कि ये जो सैटेलाइट टाउन बनाने की जद्दोजहद चल रही है, केवल इसलिए कि बाहर के बिजनेसमैन को, रियल स्टेट डेवलपर्स को यहाँ बिहार में काम दिलवाया जा सके और करोड़ों करोड़ उस नाम पर खर्च करके भ्रष्टाचार करवाया जा सके। इसके पीछे और कोई कारण नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री तो सीधे कह रहे हैं कि सहयोग कार्यक्रम लगाया जाएगा, जो शिकायत आएंगी उस पर 30 दिन के भीतर में अगर कार्रवाई नहीं होती है तो संबंधित अधिकारी स्वतः निलंबित हो जाएंगे। क्या ये पहली बार यहाँ बिहार में आए हैं पॉलिटिक्स में? पहले किस पद पे थे? गृह मंत्रालय में थे। कितने सालों तक थे वो आप जानते हैं। जब ये गृह मंत्रालय में थे तो क्या कानून व्यवस्था को इन्होंने चाक चौबंद कर दिया था? तो जो ये कह रहे हैं वो केवल ऑफ द हैट, जिसको कहते हैं कि हाँकना, वो केवल हाँक रहे हैं। क्या कर सकते हैं ये तो उन्होंने पहले ही दिखा दिया है गृह मंत्री होते हुए। तो मुख्यमंत्री होकर वो क्या करेंगे बिहार की जनता अच्छी तरह जानती है। आपकी पार्टी की बात कर लेते हैं। तमिलनाडु में जीत होती है टीवीके की, थलापति विजय की जो पार्टी है उसकी पार्टी की जीत होती है, क्रेडिट आप लोग लेने लगते हैं, प्रशांत किशोर लेने लगते हैं। ना, हमने कभी क्रेडिट नहीं लिया। ये तो मीडिया के आप ही के भाई बंधु हैं जो पुराने वीडियो को उठाकर फिर से सर्कुलेट कर रहे हैं। हमने कभी इसके बारे में क्रेडिट नहीं लिया। आप मेरा कोई भी स्टेटमेंट दिखा दीजिए कि हमने उस विजय का क्रेडिट लिया हो। वो हमारी विजय नहीं है। स्ट्रेटजी मान रहे हैं ना, बिल्कुल नहीं। वो उनका अपना नेटवर्क था। और आप देखेंगे कि उनके फैन क्लब ने इतना अच्छा काम किया। लोग शायद जानते नहीं हो, लेकिन उनका अपना फैन क्लब शायद 10 या 12 सालों से काम कर रहा है। तो मेरे ख्याल से हमें इसमें क्रेडिट लेने की कोई जरूरत नहीं है। और क्रेडिट अगर किसी को लेना ही है तो उनके अपने समर्थकों को और उनके अपने फैन क्लब को इसका क्रेडिट लेना चाहिए। बिहार और तमिलनाडु में थलापति विजय की पार्टी नई पार्टी आकर के सफल हो जाती है। बिहार में आपकी पार्टी कैसे चूक गई? मतलब लग रहा है आने वाले दिनों में हो पाएगी उसी तरह का कुछ मैजिक, जनसुराज कर पाएगी? बिहार और तमिलनाडु में बहुत ज्यादा फर्क है। तमिलनाडु में अगर जो सरकार थी तमिलनाडु की, उस पे अगर किसी भी तरह से सत्तारूढ़ दल जो बीजेपी के 2 नाटकबाज हैं उनका अगर कुछ से होता तो वहां भी वो 10-10 हजार रुपया सबको दे देते, फिर देखते कि विजय कैसे जीतते हैं। यहाँ हमारी हार के सबसे प्रमुख कारण है जो इलीगल था, चुनाव आयोग ने उसका संज्ञान नहीं लिया। वो चुनाव वोटिंग के अंतिम दिनों तक लोगों के अकाउंट में 10-10 हजार रुपए डायरेक्ट ट्रांसफर करना। 1,60 लाख से ज्यादा लोगों के अकाउंट में ये 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। मतलब 16,000 करोड़ रुपए सरकारी फंड से खर्चे गए। यही वजह है, बड़ी वजह, एक वजह है। अच्छा। और दूसरी वजह जो कि फिर वहां नहीं था तमिलनाडु में, चुनाव के 2 दिन पहले से ये अफवाह उड़ाई गई कि अगर आपने अमुक पार्टी को वोट नहीं दिया तो बिहार में जंगल राज वापस आ जाएगा। ये दोनों ही कारण ऐसे थे जिसको कि सत्तारूढ़ दल ने बहुत बेशर्मी से एक घिनौने षड्यंत्र के तहत बिहार में लागू किया। और उस पर दुख ये है कि हमारे अलावा किसी भी और राजनीतिक दल ने इस पर आवाज नहीं उठाई। हम सर्वोच्च न्यायालय गए थे, कुछ और दलों को भी जाना चाहिए था। और अगर हम संयुक्त रूप से ये आवाज उठाते तो आज नतीजे कुछ और होते। मतलब अगर आप आग्रह करना चाहेंगे कि बिहार में और भी जो विपक्ष के दल हैं, तेजस्वी यादव हो, उनकी पार्टी आरजेडी हो, कांग्रेस हो, इस मुद्दे पर साथ है? ना, हमको किसी से आग्रह करने की जरूरत नहीं। अगर उनको लगता है कि जिस तरह से चुनाव हुआ वो गणतांत्रिक प्रोसेस था, सही फेयर इलेक्शन हुआ था,
तो ठीक है, वो अपनी राह चले। लेकिन अगर उनको लगता है कि जो हुआ बिहार में, बिहार के इलेक्शन में, वो गणतांत्रिक प्रोसेस नहीं था, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ, तो उसके खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है। जो समय सीमा थी न्यायालय में जाने की, उसमें तो आपने कुछ किया नहीं। अब अगर आप कुछ भी प्रेजेंस रखते हैं विधानसभा में, तो विधानसभा के अंदर से इस कदर रकस क्रिएट करें, इस तरह विरोध करें कि सरकार का चलना मुश्किल हो जाए और यहाँ पे जल्द से जल्द सरकार बाध्य हो जाए कि फिर से चुनाव करवाए जाए। सरकार बाध्य हो जाए कि फिर से चुनाव करवाया जाए। सीधे तौर पर मनोज भारती, जो कि बिहार में जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष हैं, साफ तौर पे कह रहे हैं कि बिहार में अनफेयर इलेक्शन हुए और इसके खिलाफ सिर्फ जनसुराज सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाई। उस समय तेजस्वी यादव की पार्टी हो, कांग्रेस हो, बाकी दलों को भी आना चाहिए था, लेकिन वे चूक गए। लेकिन अब जब बिहार विधानसभा में उनके जो है एमएलएज हैं, बिहार विधानसभा में उनकी उपस्थिति है, तो ऐसे में कह रहे हैं कि अगर उन्हें लगता है कि बिहार में अनफेयर इलेक्शन हुए तो बिहार विधानसभा में जो आवाज जो है उसे बुलंद करनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ यह भी कह रहे हैं कि बिहार में जो मंत्रालय का विस्तार हुआ है, ऐसे में सिर्फ कमजोर मंत्रियों को लगाया गया है जो फैसले लेने में यहां से सक्षम नहीं हो, केंद्र से सब कुछ नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। यह खबर आप लाइव सीरीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक का देख रहे हैं तो फॉलो कर ले। जुड़े हैं लाइव सीरीज के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।